बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 में हमने लास्ट टॉपिक में सोर्सेज ऑफ करंट की बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है अफेक्ट्स ऑफ करंट। जो अफेक्ट्स ऑफ करंट है, इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह अगर आपने करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो वो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? आप उस करंट की वजह से पैदा होने वाले अफेक्ट की मदद से करंट की जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिसमें करंट के डिफरेंट अफेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। हम उनमें से कुछ अफेक्ट्स की आज जो है वो डिस्कशन करते हैं। इसमें जो सबसे पहला अफेक्ट है वो है हीटिंग अफेक्ट। इसका मतलब है करंट की वजह से क्या चीज़ पैदा हो सकती है, हीट एनर्जी पैदा हो सकती है। तो वो जो अफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हीटिंग अफेक्ट कहलाएगा। इसके अलावा दूसरा जो अफेक्ट है वो है मैग्नेटिक अफेक्ट, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनमें हम करंट का मैग्नेटिक अफेक्ट जो है वो स्टडी करेंगे। और तीसरा जो प्रोमिनेंट अफेक्ट होगा उसको हम कहते हैं केमिकल अफेक्ट। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिसमें हम करंट का केमिकल अफेक्ट जो है वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन करते हैं हीटिंग अफेक्ट की। अब ये जो हीटिंग अफेक्ट है इसका हम बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, यानी हम स्टडी करना चाहते हैं कि करंट की वजह से हीट क्यों पैदा होती है, कैसे पैदा होती है और किन डिवाइसेस में ज़्यादा जो है वो पैदा होगी। तो जब हमने सबसे पहला टॉपिक स्टडी किया उस टॉपिक में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक मेटल है और उस मेटल के दोनों एंड्स के ऊपर आपने बैटरी के दो अलग अलग टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए हैं, यानी एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पास करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जब भी पास करेगा वो एक एटम के साथ क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के एक्चुअली में एटम्स के साथ क्या होंगे, कोलिजन होंगे। हर कोलिजन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा उस एटम को डिलीवर कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एक्चुअली में उसके पास कौन सी एनर्जी थी, वो थी काइनेटिक एनर्जी। तो उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा एटम को डिलीवर कर दिया। अब जो सॉलिड्स होते हैं उस सॉलिड में आप जानते हैं कि जो एटम होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। वो अपनी जो मीन पोजीशन होती है, जो उनकी एवरेज पोजीशन होती है, उसके इर्द गिर्द सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी एटम्स को डिलीवर करते रहेंगे तो उसकी वजह से ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब सारे एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, इस तरह की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको लेटिस वाइब्रेशन कहा जाता है। ये जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टल की शक्ल में या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं तो उनको लेटिस भी कहा जाता है, क्रिस्टल लेटिस कहा जाता है उनका एक छोटा सा टुकड़े को। तो जब उसके अंदर सारे एटम वाइब्रेट करेंगे तो उस तरह की वाइब्रेशंस को हम कहते हैं लेटिस वाइब्रेशन। तो इसका मतलब है करंट की वजह से लेटिस वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं और वाइब्रेशन की वजह से इन सॉलिड्स के अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अब ये जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो उसको मूव करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तो पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स होती है, मीन पोजीशन जो है। तो एक्चुअली में वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट अपीयर हो जाती है और इस इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मेटेलिक वायर है और उस मेटेलिक वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, आर। उस मेटेलिक वायर में से जो करंट पास कर रहा है वो करंट कितना है, वो है आई। और कितनी देर के लिए पास कर रहा है, लेट्स सपोज टी जो है टाइम इंटरवल, इतनी देर के लिए करंट इसमें से पास कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया गया है जब भी करंट आई किसी मेटेलिक वायर जिसकी रेजिस्टेंस आर है उसमें से टी टाइम के लिए पास करेगा तो उस वक़्त जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आप इस फॉर्मूले से जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, H इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर इंटू टी। तो H मीन्स हीट एनर्जी, ये करंट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर
करंट की अमाउंट बढ़ेगी, एच की वैल्यू भी बढ़ेगी। और आप ये कह सकते हैं कि अगर आर और टी कांस्टेंट रखे जाएं तो एच की वैल्यू जो है वो करंट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर करंट 2 गुना बढ़ेगा, डबल होगा, तो जो हीट एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि आपने उसका स्केयर करना है। तो ये है हीटिंग इफ़ेक्ट। अब हीटिंग इफ़ेक्ट कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? लाजमी सी बात है, ऐसे डिवाइसेस में यूज़ किया जाएगा जहाँ पर आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हमें कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है? सर्दियों में हीटर्स जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं टोस्टर्स जो होते हैं उनके अंदर आपने टोस्ट को जो है वो क्या करना होता है, वो होता है बेक करना होता है। इसके अलावा तीसरा जो इफ़ेक्ट है वो इसका यूज़ होता है केटल्स में। आपने वाटर को बॉयल करना है या कोई ऐसी चीज़ जो है जिसको हीटअप करनी है, वहाँ पर यूज़ होता है। इसके अलावा आप जानते हैं आप घरों में जो है इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो होती है कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए, तो आप वहाँ पर भी जो है वो इसका हीटिंग इफ़ेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो तमाम डिवाइसेस हैं जहाँ पर हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया गया कि जहाँ से भी करंट गुज़रेगा उस इर्द गिर्द उस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। जैसे चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने कहा जहाँ पर भी कोई चार्ज मौजूद होगा उसके इर्द गिर्द जो स्पेस है या रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेता है चार्ज। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या है कि जहाँ से भी करंट गुजर रहा होगा उस रीजन के इर्द गिर्द क्या चीज़ पैदा हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी जो मेजर ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको कैपिटल बी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है करंट की वजह से, वो करंट की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इसी तरह से वाइस वर्सा। और जो तीसरी बात वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस करंट कैरिंग एलिमेंट से जो डिस्टेंस होता है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप करंट कैरिंग वायर से दूर चलते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। जैसे आपने देखा कि जब हम चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, इसी तरह से करंट कैरिंग एलिमेंट से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। अब डिफरेंट जो है वो करंट कैरिंग ज्योमेट्रीज होती हैं जिनकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मालूम कर सकते हैं। जैसे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड के सेंटर में आपने क्या कर दिया? सुराख कर दिया, ठीक है। यानी ये समझे कि हमारे पास एक शीट थी और शीट के सेंटर में आपने क्या कर दिया? सुराख कर दिया। उस सुराख में से आप क्या करें? एक वायर को जो है वो क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। यानी ये एक वायर है जो इस सुराख में से जो है वो इस तरह से पास हो रही है। यानी कुछ हिस्सा वायर का इस कार्डबोर्ड से ऊपर वाली जानिब और कुछ जो है वो कार्डबोर्ड से नीचे। आपने इसको कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, ठीक है। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो ये देखा गया कि इस कार्डबोर्ड की सरफेस के ऊपर जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इर्द गिर्द डेवलप हो जाती है और वो इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है, यानी ये छोटे छोटे सर्कल्स की शक्ल में। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है? तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए आप जानते हैं हम एक डिवाइस जो है वो उसकी बात करते हैं, उसको कहा जाता है कंपास नीडल। ये जो नीडल होती है ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ और साउथ, यानी जो हमारी ज़मीन का नॉर्थ पोल है, जोग्राफिक नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल है उसकी तरफ जो है वो पॉइंट आउट करती है। तो जब इसके इर्द गिर्द आप कंपास नीडल रखेंगे आप देखेंगे कंपास नीडल जो है वो अपनी डायरेक्शन को नॉर्थ साउथ की बजाय अलाइन कर लेगी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। यानी ये जो सर्कल है मसलन इसकी सरफेस के ऊपर अगर कोई कंपास नीडल पड़ी हुई होगी इस तरह से, तो वो क्या होगी कि वो कंपास नीडल इस डायरेक्शन में अपने आप को पॉइंट आउट कर लेगी। इस तरह यहाँ पर पड़ी होगी तो वो इस डायरेक्शन में बिल्कुल अलोंग द टेंजेंट टू दिस सर्कल वो अपने आप को अलाइन कर लेगी। वो क्यों करेगी उसकी डिस्कशन हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 और 15 में जो है वो ज़्यादा डिटेल के साथ करेंगे। अब ये जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है ये दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, नंबर 1 ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट इस्तेमाल होता है कहाँ पर? डिटेक्शन ऑफ करंट में। इसका मतलब है आप कंपास नीडल जो है वो क्या करें,
इस्तेमाल करें। कंपास नीडल अगर डिफ्लेक्ट होना रख पड़े, किसी रीजन में डिफ्लेक्शन शो करे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस रीजन के अंदर जो है वो करंट मौजूद है इसके इर्द गिर्द। और दूसरे नंबर पे गैल्वानोमीटर में यही जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वानोमीटर को भी चैप्टर नंबर 14 में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ज़्यादातर डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ करंट में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा ऐसे तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिनके अंदर मोटर लगी हुई होगी, कोई इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आप जानते हैं घरों में वाटर पंप जो है वो भी एक मोटर होता है। सिमिलरली जो फ़ैन होता है उसके अंदर भी एक जो है वो मोटर होती है या वाइंडिंग होती है वहाँ पर कोई, तो वहाँ पर भी आप इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी स्ट्रेट लाइन में करंट पास करेगा उस वक्त उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो होती है। अब इसके अलावा एक दूसरी ज्योमेट्री है, वो होती है कॉइल। कॉइल क्या चीज़ होती है? कॉइल एक्चुअली में रिंग होता है, ठीक है। अब ये समझें कि मेरे पास एक रिंग है, ये एक रिंग, ठीक है। मैं इसको यूं जो है वो रख देता हूँ, यानी फील ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने उसको क्या किया, इस तरह से वर्टिकल शेप में जो है वो रखा। तो जब इसमें से करंट गुजरेगा, एक साइड से करंट यूं अंदर की जानिब जाएगा और एक साइड से करंट यूं बाहर की जानिब आएगा, ठीक है। तो मैं जो करंट आउट ऑफ द प्लेन होता है, बोर्ड से बाहर की जानिब, उसको डॉट के सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। और इनटू द जो बोर्ड होता है या इनटू द प्लेन होता है, एक्चुअली में उसको क्रॉस के सिंबल से। तो मैंने अगर यहाँ पर रिंग यूँ रखा तो समझें एक साइड से करंट अंदर दाखिल हो रहा है, यानी इस साइड से करंट यूँ दाखिल हो रहा है और दूसरी साइड से करंट जो है यूँ बाहर निकल रहा है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो कुछ इस टाइप की जो है वो कर्व की शक्ल में होंगी, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो इसके इर्द गिर्द इस रीजन में सराउंड करेंगे इस तरह से। और उनको जो है वो आप डिटेल के साथ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, यानी जो इसके करीब करीब होंगी यहाँ पर वो क्लोज़ हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सर्कल की शक्ल में, तो यहाँ पर यूँ इस तरह से क्लोज़ हैं, इधर भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से क्लोज़ हैं। तो ये कॉइल की वजह से है, ये एक कॉइल यानी एक रिंग की वजह से है। अब आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से, जैसे एक स्प्रिंग होता है, लूज स्प्रिंग जो है, इसको सोलिनाइड कहा जाता है। जब आप सोलिनाइड में से जो है वो करंट गुजारेंगे, यानी इसमें से एक साइड से करंट यूँ दाखिल होगा, दूसरी साइड से करंट यूँ बाहर निकलेगा, तो जब वो इसकी टर्न्स के अंदर से पास करेगा तो इस सोलिनाइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी जो शेप होगी वो इस तरह से होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शक्ल यूँ इस तरह से। और फिर वो बाहर की जब निकलेंगी तो इस तरह से कर्व होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से यहाँ से यूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व होना शुरू। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ सोलिनाइड, जिसको आप जो है वो हम देखेंगे कि इसकी क्या एप्लीकेशन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तीसरा मेजर इफेक्ट है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में हम देखते हैं कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कह दें, या कॉपर सल्फेट, जब इसको वाटर में मिला लिया जाए यानी उसका जो सोल्यूशन की शक्ल में उसको रख लिया जाए, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी इसमें से करंट को जो है वो गुजारा जा सकता है। और इस प्रोसेस को, यानी इनके अंदर से करंट गुजारने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में इनके अंदर केमिकल चेंजेस पैदा होती हैं, और वो जो केमिकल चेंजेस पैदा होती हैं एक्चुअली में वो किस वजह से पैदा होती हैं, वो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट की वजह से पैदा होती हैं। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, ये सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, कि जो आप लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस टाइप का है, एसिडिक है, बेसिक है, यानी उसकी नेचर जो है वो क्या है। दूसरे नंबर पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपने उस सॉल्यूशन में से, उस लिक्विड में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की है, तो इसके ऊपर भी जो है वो उसकी डिपेंडेंस होती है। अब ऐसे तमाम सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो इसका मतलब है ये दोनों जो सॉल्यूशन हमने जैसे यहाँ पर रखे, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्योंकि इनमें से करंट पास किया जा सकता है।
अब हम क्या काम करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन को वोल्टामीटर कहा जाता है। तो ये वोल्टामीटर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर या किसी भी मेटल के 2 शीट्स या स्ट्रिप्स जो है वो रख देते हैं। ठीक है, वो जो शीट्स या स्ट्रिप्स जो है वो रखते हैं वो किसी मेटल की होनी चाहिए, फ़िलहाल हम कॉपर अज्यूम कर लेते हैं। इसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन जो है वो रख लेते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो सोल्यूशन जो मौजूद है वो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड जो है वो करंट जो है वो इस वोल्टामीटर के अंदर की जानिब जो है वो लेकर आएगा और दूसरा जो है वो यहाँ से करंट को बाहर निकालेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, इस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है, यानी जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा एक्चुअली में वो क्या होगा, कैथोड होगा। अब हम इसके साथ जो है वो एक एमीटर लगा लेते हैं जो हमें ये बताएगा कि कितना करंट जो है वो अंदर या बाहर की तरफ मूव कर रहा है। उसके साथ हम जो है वो एक बैटरी लगा लेते हैं, यानी एक करंट सोर्स लगा लेते हैं जो यहाँ पर करंट जो है वो अंदर की जानिब लेकर आएगा। और तीसरा यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज करें, यानी ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये जो एरो लगी हुई है, इस एरो को राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे मूव करके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने से एक्चुअली में जो करंट है उसकी अमाउंट जो है वो चेंज की जा सकती है। अब होगा ये कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर कॉपर आयंस भी मौजूद हैं और इसके अंदर सल्फेट आयंस भी मौजूद हैं, क्योंकि जब आप इनको पानी में डालते हैं तो ये आयंस में जो है वो डिवाइड हो जाता है। होगा ये कि ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन पॉजिटिवली चार्ज है, तो लाजमी सी बात है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब है कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन ये हो रहा है कि कॉपर जो पॉजिटिव आयन है ये कैथोड के पास जाएंगे, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कनेक्ट करने के बाद ये एक्चुअली में क्या हो जाएंगे, ये कॉपर का एटम बन जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और एटम बनने के बाद एक्चुअली में ये सॉल्यूशन के अंदर नहीं मूव करेगा, ये इस कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब है सॉल्यूशन में से एक कॉपर आयन जो है वो कैथोड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन लेता है और लेने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर बिल्कुल उसके ऊपर ही डिपॉजिट हो जाता है। अब जो सल्फेट आयंस हैं, सल्फेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये मूव करेंगे कहाँ पर, एनोड की तरफ। जब ये एनोड की तरफ मूव करेंगे इनके ऊपर जो है वो है SO4 नेगेटिव चार्ज, तो ये भी कॉपर का बना हुआ है। ये यहाँ से क्या करेंगे, एक कॉपर एटम जो है एनोड से सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी एनोड से एक कॉपर जो है वो एटम सॉल्यूशन के अंदर आया, सॉल्यूशन के अंदर आने के बाद वो डिवाइड हो गया किस में, कॉपर आयन में, और साथ क्या दे दिए उसने, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए। ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन जो है वो इस सल्फेट आयन के साथ जो एनोड के पास ही मौजूद है मिलने के बाद क्या बन जाएगा, दोबारा से कॉपर सल्फेट का जो है वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर एटम सॉल्यूशन से निकला और सॉल्यूशन से निकलने के बाद डिपॉजिट हो गया कैथोड के ऊपर, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। एनोड से कॉपर का एटम सॉल्यूशन के अंदर आया और वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो है सल्फेट आयन के अंदर जो है इस तरह से मौजूद रहेगा और इसके साथ मिलकर सॉल्यूशन बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसकी जो यानी जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें से जो कॉपर आयन जो है वो जाके डिपॉजिट हुआ था एनोड कैथोड के ऊपर, वो अब वापस उसको रिकवर हो गया। कहाँ से रिकवर हुआ, एनोड से। तो नतीजा क्या होगा, एनोड से कंटिन्यूसली जो कॉपर के एटम होंगे वो डिज़ोल्व होते जाएंगे किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर,
और सोल्यूशन के अंदर से जो कॉपर आयन है वो डिपॉजिट हो जाएंगे किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। इसका मतलब है ये डेप्लीट होता जाएगा, बारीक होता जाएगा, और ये जो है वो क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा। अब ये वाला जो प्रोसीजर है ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप जानते हैं कि किसी भी जो एक्सपेंसिव मेटल होती है उसकी एक लेयर कवरिंग जो है वो क्या करते हैं, किसी भी आप चीप मेटल के ऊपर, मतलब आपने फ़र्ज़ करें कॉपर के ऊपर आपने जो है वो क्या करनी है, सिल्वर की एक लेयर चढ़ानी है, यानी चांदी का पानी जो है वो कॉपर के ऊपर चढ़ाना है, या गोल्ड का कोई जो है वो आपने इसके ऊपर चढ़ाना है। तो आप जान रहे हैं कि जिस चीज़ को डिपॉजिट करवाना है उसको एनोड बनाया जाएगा। इसका मतलब है तो आप सिल्वर का जो है वो क्या इस्तेमाल करेंगे, एनोड इस्तेमाल करेंगे। जिस चीज़ के ऊपर डिपॉजिट करवाना है वो उसको कैथोड बनाया जाएगा। इसका मतलब है कॉपर को जो है वो आप क्या बना देंगे, कैथोड बना देंगे। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर एनोड से सिल्वर जो है वो आएगा और फिर वो जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन किसी न किसी ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर Ag ज़रूर मौजूद हो, यानी ये जो चांदी है इस सिल्वर का कोई ना कोई सॉल्ट ले लें और उसका सॉल्यूशन बनाना, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले लें। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप लें और एनोड जो है वो चांदी का बना हुआ हो, कैथोड जो है वो कॉपर का बना हो। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे तो एनोड से सिल्वर उतर के कैथोड के जो ऊपर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।